हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना हो कि आज हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेंगे। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसमें ना फॉरेन इंस्टीट्यूट लोगों का बहुत इंटरफेयर होता है, बहुत सारे फील्ड में हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो है क्या, और वो क्यों, किस पर्पस से क्यों हम लोग के देश में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया है, और ये इंटरफेयर कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है या फिर हमको लॉस दे रहा है। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग को फॉरेन इंस्टीट्यूट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज का टॉपिक जो होगा मैंने वर्ल्ड बैंक लिया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अभी ये इस टाइम में, कोरोना टाइम में बहुत अहम रोल निभा रहा है। अगर हम लोग शुरुआत करेंगे पहले व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक, उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, उसके एम क्या है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वो इंडिया में किस प्रकार फंक्शन कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में आयोजित किया गया था, जिसमें कि दो संस्थाओं को की स्थापना का निश्चय किया गया। पहली हो गई IMF और दूसरा हो गया IBRD। IBRD ही उसी को ही बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया, लेकिन इसका पहला नाम था अंतर्राष्ट्रीय IBRDA। मतलब क्या हो गया, IBRD का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF और IBRD दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जहां IMF का कार्य हो गया सिर्फ भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करना, बस उतना ही तक, लेकिन जो IBRD था वो उसका कार्य क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार होने लगा। स्टार्टिंग में तो उसके कार्य सिर्फ इतने थे कि युद्ध के समय जो अव्यवस्था फैली है उसको ठीक करना, और दूसरा पिछड़े हुए देश या डेवलपिंग मतलब विकासशील देशों को लॉन्ग टर्म का कैपिटल प्रदान करना, ताकि वो अपने विकास के स्तर को और तेज़ी से बढ़ा सके, उनके विकास में गति आ सके। इसीलिए उन IBRD का निर्माण किया गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता गया। विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय 1944 में लिया गया था। 1944 में सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक का स्थापना का निर्णय लिया गया, और 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम दिया गया IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके नाम से फिक्स होता है कि इसका मेन मोटो था रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का। और ये जो IBRD एक्चुअल में वर्क करना शुरू की 1946 से, जून 1946 से इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। विश्व बैंक को धीरे जैसे समय के साथ बीतते गया, इसके कार्य करने का क्षेत्र और बढ़ते चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ल्ड बैंक का कार्य क्षेत्र बढ़ता गया। अब अकेले वर्ल्ड बैंक का कार्य इतना बड़ा हो गया कि वो ग्रुप में डिवाइड हो गया। ये हो गया वर्ल्ड बैंक समूह, जिसमें 5 संस्थाएं आती। सबसे पहला हो गया जिसके साथ वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई थी, वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका काम है जो युद्ध के समय जो क्षति हुई और विकासशील देशों को पूंजी प्रदान करना था, लॉन्ग टर्म पूंजी
बैंक, वर्ल्ड बैंक के थ्रू से प्राप्त होता है विकासशील देशों को। और दूसरा फिर आया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में। ये सदस्य देशों को वित्त का प्रावधान करता है, मतलब वित्त हो गया यहाँ फाइनेंस से। और चौथा जो ग्रुप आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये संघ 1960 में आया, जिसमें कि ये जो विकासशील देश हैं उनको पूंजी प्रदान करता है, या तो ये खुद देता है या फिर वहाँ के पूंजीपतियों को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को यह सलाह देता है कि वहाँ वो पूंजी लगाए, उत्पादन कार्यों में पूंजी लगाए। यहाँ उत्पादनकारी कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि फॉर द एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सड़क का निर्माण जो होता है वो उत्पादन कार्य आता है, क्योंकि सड़क के निर्माण करने से, ये तो सरकार का काम हुआ सड़क का निर्माण करना, लेकिन सड़क का निर्माण से बहुत सारे देश ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने लगे। कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वो भी कम कॉस्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली और समय से पहले पहुंच जाता है, ताकि उसका वेस्टेज की संभावना 0 पे चली जाती है या फिर कम हो जाती है। तो ये हो गया उत्पादन कार्य जहाँ लगाती है। उसके बाद है विपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, ये 1988 में आया, जो बताया कि इसको विनियोग करने, मतलब ये वर्ल्ड बैंक गारंटी लेता है विनियोग का, मतलब कि लेन देन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए, जिसके लिए अंतिम में आया निवेश संबंधी विवादों का निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बनाया गया, ताकि जो हम लोग निवेश किया जा रहा है, जो वर्ल्ड बैंक के सदस्यों द्वारा दूसरे सदस्यों में निवेश किया जाता है, उसमें जो विवाद होते हैं उसका निपटान के लिए ये बनाया गया था ICSID। ये हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक की पूंजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक की जब स्थापना हुई थी, मतलब 1945 में, उसकी अधिकृत पूंजी थी 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर को क्या किया गया था कि 1 लाख डॉलर की 1 लाख अंशों में विभाजित किया गया था, जो इसके सदस्य राष्ट्रों ने लिया था। उसके बाद विश्व बैंक के समझौता पत्र के अनुसार सदस्य देशों द्वारा खरीदे जाने वाले अंशों की संख्या प्रत्येक सदस्य की सहमति से निश्चित की जाती थी। तो विश्व बैंक के अंशों की राशि का भुगतान सदस्य राष्ट्रों द्वारा कैसे किया जाता था? तो सबसे पहला किया जाता अंशदान का 2%। अंशदान जितना कंट्रीब्यूशन करता है सदस्य राष्ट्र विश्व बैंक में, जितना कंट्रीब्यूट करते उसका 2% निश्चित रूप से उसको अमेरिकी डॉलर में या फिर SDR में या फिर भुगतान स्वर्ण में ही करना होता है। ये निश्चित है, मतलब कि सदस्य राष्ट्र 2% अपना डॉलर में ही भुगतान करेंगे, और या फिर SDR में या फिर स्वर्ण से। 18% जो शेष बचता है उसको वो लोग अपने देश की मुद्रा में करने के लिए फ्री हैं। सदस्य राष्ट्र अपने देश की मुद्रा में मात्र 18% देने के लिए फ्री है, वो अपने देश की मुद्रा में उसको पेमेंट कर सकता। और जो शेष 80% बचता है वो विश्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर सदस्य देश उसको बाध्य है देने के लिए, कि उसको बैंक में जमा करने के लिए बाध्य रहेगा। ये 80% जब विश्व बैंक मांगेगा तब उसको देना ही देना है। तो ये हो गया उस वर्ल्ड बैंक का पूंजी। 13 जून 2011 में उसकी अधिकृत पूंजी कितनी थी? 13 जून 2011 का डाटा है, जिसमें कि उसकी पूंजी कितनी थी? 278.377 278.377 बिलियन डॉलर थी। ये तो उसकी पूंजी थी। 2011 का डेटा बिलियन डॉलर था।
अब हम लोग आते हैं विश्व बैंक की सदस्यता पे। तो मैंने पहले भी डिफाइन किया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि अगर वर्ल्ड बैंक का आप सदस्य हैं और IMF का नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि आपको वर्ल्ड बैंक का सदस्य होने के लिए, सदस्य राष्ट्र होने के लिए IMF का सदस्य होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी IMF की सदस्यता को त्याग दिए हैं, तो आपको वर्ल्ड बैंक की सदस्यता बने रहने के लिए उसके सदस्यों के 75% आपको वहाँ पारित करना, प्रस्ताव पारित होगा कि इसे यहाँ सदस्य बना रहने देना चाहिए, तभी आप उस वर्ल्ड बैंक में सदस्य बने रह सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की भी सदस्यता त्यागना चाहते हैं, तो त्यागने के इससे पहले आपको वहाँ जितने भी आपने राशि ली हुई है उस सब का भुगतान करना। जब तक आप उस सब का भुगतान नहीं करते हैं, तब तक आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता त्याग नहीं सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या क्या हो गए कि ये विकासशील देशों को पूंजी प्रदान करता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी प्रदान करता है। सिर्फ अपने सदस्य राष्ट्रों के, जो उनके सदस्य राष्ट्र हैं उन्हीं को, जो ये विकासशील है, पिछड़े हैं या फिर उनका विकास नहीं हो पा रहा, श्रमिकों का जीवन स्तर डाउनवर्ड है, वहाँ पे ये लोग या तो पूंजीपतियों से, प्राइवेट इंटरप्राइजेस से बोलता है कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए, या फिर वो साझे में करता है या फिर वो डायरेक्ट करता है। उसका मेन मोटो क्या रहता है कि विकास के कार्य में बाधा नहीं है, पूंजी बाधा ना आए। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो निवेश किया जाए, उसमें जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके निपटान के लिए भी वर्ल्ड बैंक पूरी तरह से योगदान देता है, उसके निपटान करता है, विवादों को सुलझाता है। सारे काम वर्ल्ड बैंक किया आता है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक सदस्य राष्ट्रों के विकास में मेन रोल निभाता है। अगर वहाँ पूंजी की कमी हो रही है, तो वो पूंजी निश्चित रूप से विकसित राष्ट्रों को ये सलाह देता है कि वो विकासशील देशों में जाकर अपना निवेश करें, लेकिन उत्पादक कार्यों में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं विश्व बैंक का कार्य, कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, इंडिया के साथ उसका रिलेशन क्या है, और वो कितना इन्वेस्ट अब तक वो इंडिया को वर्ल्ड बैंक कितना दे चुका है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।